हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज योर काजल मैम। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लास में। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। सभी को मेरी तरफ से हेलो, हाय ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है हमारा, बहुत ही साफ लफ्जों में बोलूँ तो सेल आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, यानी कोशिका। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक बिल्कुल सीरीज से हम लोगों की क्लास चलती रहेगी, तो सिमिलरली आपकी सीरीज से ही क्लास चल रही है। जिसको ये चैप्टर आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको ये चैप्टर नहीं आता है वो एक बार प्लीज ध्यान से पढ़ने की और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया किस्म का ये चैप्टर है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका ही आगे चलकर टिश्यू में बदलेगी और ये टिश्यू ही आगे चलकर ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में आप लोगों का बदल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ यहाँ पर किस चीज़ के बारे में। ये इंसान की शक्ल तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, सभी को पता होगा, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी को बहुत तरीके से पता है कि भैया ये आपकी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हर कोई जानता है, जिन्हें हर कोई पहचानता है। और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, सेल के बारे में, यानी आप लोगों के कोशिका के बारे में। आप डायग्राम्स तो देख ही चुके हैं, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। और इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक ही आता है, इतना मुश्किल नहीं आता है। कभी आप सोचे कि बहुत ही डेंजरस सा पेपर आने वाला है यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं आता है, बहुत ही आसान चीजें आती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में, सेल के बारे में। यानी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग हमारा जीवन जो स्टार्ट हुआ था एज अ सेल स्टार्ट हुआ था। तो सेल आपस में मिलते चले गए, जुड़ते चले गए, और उनके जुड़ने से हम बन गए, आप बन गए, पूरी की पूरी सृष्टि की रचना हो गई, यानी कि पूरी की पूरी प्रकृति, यानी पूरा का पूरा नेचर आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सेल आखिर होता क्या है, और सेल कहाँ से आया है, क्यों आया, और सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। तो अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ इस चीज की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आप लोगों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है आपकी जिंदगी का, कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है आपकी बॉडी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मेरा ये कहने से क्या मतलब है मैं आपको जरूर बताऊंगी, 1 मिनट का समय दीजिए बस। कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई। और जैसे ही मैं साइड हटूंगी, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, या तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होता है, अदरवाइज आप मेरे साथ हैंड टू हैंड लिखते चलिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट का समय दीजिए बस। ठीक, अब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ इस शख्सियत के बारे में कि कौन है ये। तो ये है आपके बहुत प्रसिद्ध रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वही आपके शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल यानी कोशिका को देखा था। इन्होंने 1665 में 1665 में पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने क्या देखा था, आपकी सेल देखी थी, यानी आपकी कोशिका देखी थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल यानी कोशिका देखने वाले इंसान कौन थे वो खास शख्सियत, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक थे। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, मैं इधर हिंदी में लिख देती हूँ, रॉबर्ट हुक। ही इज रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। क्या किया था इन्होंने सबसे पहले आप लोगों का सेल देखा था। यहाँ पर अब आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं कि इन्होंने सेल कहाँ पर देखा,
कैसे देखा और सेल का नामकरण कैसे हुआ। ये जितनी भी सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर ये आपकी जो सेल वाला पोर्शन है आपके पॉइंट्स में आता है, यानी 4-5 पॉइंट होंगे और आपसे पूछा जाएगा कितने सही हैं कितने गलत है। तो जब कभी भी हमसे पूछा जाएगा कितने सही है कितने गलत है, तो उससे पहले हमें उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और आपको होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी जो आप पढ़ रहे हैं कंप्लीटली। तो अगर मैं आप लोगों से रॉबर्ट हुक की बात करूं, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था तो वो कैसा सेल था, वो आप लोगों का मृत कोशिका थी। ठीक है, इनके द्वारा देखी गई जो सेल थी वो क्या था, आप लोगों का डेड सेल था। इन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा था। और सेल का मतलब होता है कमरे जैसा स्ट्रक्चर। सेल का मतलब क्या होता है आप लोगों का, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कमरे जैसा। ठीक है, और इन्होंने जो सेल देखा था वो कॉर्क सेल देखा था, कुछ इस टाइप से था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस टाइप से इन्होंने देखा था। किसमें देखा था, सबसे पहले आप लोगों का कॉर्क सेल देखा गया था, जो कि एक डेड सेल था। और ये क्वेश्चन भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोगों से पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या जिंदा चीज देखी थी या मृत चीज देखी थी, तो वो आपकी डेड सेल थी और एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर थे, जैसे कमरा होता है ना, खाली कमरा। तो खाली कमरे को इन्होंने क्या नाम दिया है, इन्होंने खाली कमरे को नाम दिया है आप लोगों का सेल। तो मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी जिंदगी की। दूसरे नंबर पे सेल को सबसे पहली बार किसने देखा, आपके रॉबर्ट हुक ने देखा। इन्होंने कैसा सेल देखा, तो इन्होंने भाई डेड सेल देखा था, यानी आपकी मृत कोशिका देखी थी। चौथी सबसे बड़ी बात कि किस चीज में देखा था, तो कॉर्क सेल में देखा था। पांचवी सबसे बड़ी बात कि वही इंसान है जिन्होंने सबसे पहले आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, और इसका इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपके रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप रॉबर्ट हुक को अच्छे से पहचान गए होंगे। और ये सारे के सारे जो सेल्स बने हुए हैं, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, और आपका एक नॉर्मल सेल है। तो ये जो सेल वाली चीजें होती हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है, सेल की संरचना कैसी है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आप लोग ले चुके होंगे। और हाय फ्रेंड्स, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हो सभी को नमस्ते नमस्कार। जल्दी से प्लीज क्लास में आ जाएं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में, सेल के बारे में। तो भाई सेल हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत क्यों रखता है, ये तो आपने बचपन से सुना होगा। सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर कंप्लीट आपका इंडिविजुअल। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि सेल जो होता है, बहुत सारे सेल मिलकर आपस में टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आप लोगों से हिंदी में बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपका कोशिका, ठीक है, फिर ये आपका उत्तक, अंग और पूरा का पूरा प्राणी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सेल कैसे डिवाइड करते हैं, क्या डिवीजन इनका तरीका होता है, ये मैं आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगी, नॉट इन योर टर्म दिस टाइम। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम सभी के अंदर एक जैसे सेल होते हैं, प्लांट्स के सेल भी हमारे जैसे हैं, क्या बैक्टीरिया के सेल भी हमारे जैसे हैं। तो इस चीज को जानने के लिए हमें पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अब दुनिया चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल से मिलकर दुनिया बनी थी, बहुत सारे सेल्स मिलकर आपस में, बहुत सारे सेल्स मिलकर आपस में इन्होंने ग्रुप क्रिएट करा, और उस बहुत सारे ग्रुप को हमने टिश्यू नाम दे दिया, क्योंकि बहुत सारे सेल्स थे। इनको हम 1 सेल 2 सेल 3 सेल नहीं बोल सकते, तो हमने इनको टिश्यू बोल दिया। सिंपल बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने प्राणियों को उनकी सेल की उत्पत्ति के आधार पर 2 टुकड़ों में बांटा था। देखिए, स्टार्टिंग में हर एक चीज 2 ही टुकड़ों में बटी थी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको कल बहुत अच्छे से याद रहा होगा कि मैंने वो चीज बताई थी बहुत पहले आपको, कि दुनिया को 2 टुकड़ों में बांटा गया था, है ना। सिमिलरली आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके इस चीज के आधार पर 2 टाइप के प्राणी हुए। पहले का नाम था यूनिसेलुलर, जिसका मतलब होता है एक कोशिका वाले प्राणी, और दूसरे प्राणी थे मेरे प्यारे दोस्तों मल्टी सेलुलर। और ये सारी की सारी चीजें आप हैंड टू हैंड नोट डाउन करके चलेंगे, वरना आपके साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं।
हमारा दिमाग उतना कारगर नहीं है और बायोलॉजी के मामले में तो बिल्कुल नहीं है, लेट मी टेल यू। बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि इतना याद नहीं रख सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा सारी की सारी चीज़ें। तो जब कभी भी मैं आपसे यूनिसेलुलर की बात करूंगी तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ एक सेल, और वो इतना मल्टी टैलेंटेड होता है कि बॉडी के सारे फंक्शंस वो अकेला परफॉर्म करने की हिम्मत रखता है, बल्कि बॉडी के सारे फंक्शंस वो खुद 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 क्या करता है, खुद ही बनाता है। डाइजेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी ये करेगा, रिप्रोडक्शन भी ये करेगा, चलेगा भी ये, फिरेगा भी ये, सांस भी यही लेगा। तो सारे के सारे फंक्शंस अगर एक ही सेल के द्वारा होते हैं तो ऐसे सभी जीवों को, ऐसे सभी प्राणियों को यूनिसेलुलर कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज़ के बारे में, मल्टी सेलुलर के बारे में, तो मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सेल। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हम और आप लोग और पेड़ पौधे और जितने भी जानवर आप लोगों ने देखे हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोगों के पास सांस लेने के लिए अलग, रेस्पिरेशन करने के लिए अलग अंग होते हैं, आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए अलग अंग होते हैं, यानी जितने भी आपके बॉडी फंक्शन है उसी हिसाब से आपकी बॉडी में डिजाइनिंग हुई है, यानी उस हिसाब से आपकी चीजें मेंटेन हुई हैं, आपकी डिजाइन हुई है। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, मेरे ख्याल से हो गया है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट है आप लोगों का, अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आया पढ़ाई में, जिंदगी में, और हम लोगों ने चीज़ों को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया। अब आप उससे बोलेंगे कि कैटेगराइजेशन कैसे हुआ था, तो उसको मैं बताती हूँ। अब वक्त बढ़ता गया, धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, बहुत सारे साइंटिस्ट लाइट में आए। अब रॉबर्ट हुक का तो सिर्फ इतना काम था कि उसने सेल की जानकारी दी थी कि भैया सेल ऐसे होता है और वैसे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने के बाद पाया गया कि हमने सेल को फर्दर दो टुकड़ों में और बांटा है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर उत्पत्ति के आधार पर थे, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पर हमने चीज़ों को दो टुकड़ों में बांटा है। अब क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपकी मदद करती हूँ। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगी आज किस चीज के बारे में, प्रोकैरियोटिक, और दूसरे नंबर पे मैं आपसे बात करूंगी यूकैरियोटी। ठीक, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में खास अंतर क्या है। तो बहुत सारे चीज़ों में ये पाया गया कि उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं था। जैसे क्लास को मॉनिटर करने के लिए तो आपके क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, आपकी टीचर आपको कंट्रोल करती हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। और अगर न्यूक्लियस है ही नहीं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, और अगर न्यूक्लियस है तो क्या मतलब हुआ। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके पुराने वाले जीव थे जो उत्पत्ति के टाइम पर थे, उन सभी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं था। उनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही गिरा पड़ा रहता था, ये बात ध्यान रखिएगा। यू का मतलब होता है नए प्राणी, प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, इट मीन्स ओल्ड और इट मीन्स न्यू। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग भी थे, क्या हम स्टार्टिंग से ऐसे थे? नहीं भाई, हम स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे। हम चार पैरों पे चलते थे, फिर हमारी शक्ल बंदर से मिलती थी और इवोल्यूशन होता चला गया, और इवोल्यूशन होने के बाद हम ऐसे आपके सामने खड़े हैं। लेकिन जो आपकी सेल हैं, जो आपके पुराने वाले सेल हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि उनसे बनकर, उनसे थोड़ा सा हटकर इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन से हमारे कौन से सेल आ गए, आपके यूकैरियोटिक सेल आ गए। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस था सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का, और केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हमने सेलों को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी चीज में सेल है तो ठीक है, वो हम सेल देखेंगे यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। यदि हम न्यूक्लियस के आधार पर दोनों सेल को अलग करते हैं तो हम देखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो बहुत ही सही मैं आपको बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यानी इसके पास ना तो केंद्रक, कोई केंद्रक नहीं था, नो न्यूक्लियस, और नो न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनीज।
और ना ही किसी प्रकार का कोई कोशिका अंग था। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम कोशिका अंग क्या होता है और ये हमारी बॉडी में क्यों जरूरी होते हैं, ये चीज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। और यूकैरियोटिक ऐसे प्राणी थे जिनके पास बहुत ही बढ़िया वाला केंद्रक भी था, केंद्रक था यानी आपके पास न्यूक्लियस था, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज भी थी, यानी कोशिका अंग भी उपस्थित थे। यानी इनके पास आप लोगों के कोशिका अंग भी थे। अब बहुत सारे कोशिका अंग उपस्थित होते हैं हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर, जितनी भी आप लोगों की जिंदा चीजें होती हैं। मैं अगेन जिंदा चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी एनिमल या प्लांट में या बैक्टीरिया में कैटेगराइजेशन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप दो चीज समझे कि एक प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, इसके पास कोई भी केंद्रक उपस्थित नहीं था, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनली। दूसरे नंबर पे आपके यूकैरियोटिक्स थे, यानी इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली थी और आपका केंद्रक भी उपस्थित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का क्या था, आपका केंद्रक भी उपस्थित था। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया सी बात करने वाली हूँ, वो क्या है, एक तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं आप प्लीज ध्यान रखिए कि जितनी भी चीजें लिखवाई जा रही हैं आप उनको नोट डाउन करके चले। अगर नोट डाउन करके चलेंगे तो बहुत फायदा होगा आपके लिए जब एग्जाम आएगा, क्योंकि चीजें हम सुनते हैं भूल जाते हैं, आधी चीजें तो हमें खुद को याद नहीं रहती, तो हम इतना सारा कैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रही हूँ किस चीज के बारे में, नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का एक जनरल डिफरेंस, जहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। प्रोकैरियोट में आपसे पूछा जाएगा क्या इसके पास डीएनए होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन डीएनए कैसा होता है, एक तो सर्कुलर होता है, ठीक है, यहाँ पर डीएनए कैसा होगा आप लोगों का, लीनियर होगा। नेकेड का मतलब होता है कि डीएनए, जब इसके पास बेचारे के पास न्यूक्लियस ही नहीं था तो इसका तो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये मतलब होता है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी बात, इस पे कोई भी प्रोटीन्स लगे हुए नहीं होते, उधर वाले पे लगे हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराना, तो पुरानी चीजें इतनी एडवांस नहीं होती एज कंपेयर टू इस जमाने की चीजें जो कि बहुत एडवांस होती है, चाहे वो वेरिएशन के थ्रू हो चाहे वो इवोल्यूशन के थ्रू हो, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी ऑर्गेनली के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोशिका अंग, है ना। तो देखिए इसके जो कोशिका अंग होते हैं उनके पास केंद्रक नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया था केंद्रक नहीं था, इसके पास केंद्रक था। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं थी, इसके पास थी। अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आपको इनका अंतर बताया था। तीसरी सबसे बड़ी बात, इसके पास जो राइबोसोम था उसकी यूनिट कितनी थी आप लोगों की, 70S। ठीक है, इधर जो राइबोसोम था उसकी यूनिट कितनी थी आप लोगों की, 80S। इनका जो रिप्रोडक्शन यानी इनका जो प्रजनन होता था, देखिए जितनी भी छोटी चीजें हैं सब में आप लोगों का बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक से दो टुकड़ों में चीजों का बट जाना, वो बाइनरी फिजन होता है। और अगर एक से बहुत सारी चीजों में अगर कोई चीज बट रही है तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये बाइनरी था। इधर क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस की पूरी पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें आपके क्रोमोसोम जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमेशा 2 होंगे, इधर 1 होगा उधर हमेशा 2 होंगे। और इसका एवरेज साइज 1 से 5 माइक्रोम, और इसका थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि ये आपका, इसमें बहुत सारे अंग प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें बहुत सारे अंग प्रेजेंट होंगे वो जाहिर सी बात है उनके स्ट्रक्चर में और शेप में, साइज में कुछ तो अंतर देखने के लिए मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चले,
बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। अब मैं आपको कोशिका अंगों से वाकिफ करवाती हूँ, कैसे कैसे कोशिका अंग होते हैं। और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, हेलो हाय। और हाँ, मैं एक खास बात बता देना चाहती हूँ, जब मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो मेक श्योर जब जब थ्योरी की क्लासेस होती हैं, आप ये मत समझना मैम आपको इग्नोर कर रही है। डियर, थ्योरी पढ़ाते समय जो फ्लो होता है वो टूट जाता है, इस वजह से मैं कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी टॉपिक समझ ना आया हो या कुछ भी पूछना हो, तो जब एक बार आपकी क्लास ऑफ हो जाती है तो आपको एक ऑप्शन होता है ऑफलाइन कमेंट करने का। तो जिस वक्त आप वो ऑफलाइन कमेंट करेंगे, मैं आपके मैसेजेस पढ़ लूंगी और मैं आपको जवाब दे दूंगी। लेकिन हाँ, इन बिटवीन क्लास ना तो आप बात करेंगे और ना ही आप सवाल जवाब करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, और दोनों में बहुत अच्छा खासा अंतर आपको देखने के लिए भी मिल रहा होगा। ये एकदम सिंपल सा है, इसको पढ़ने में हमें ज्यादा मगज खपच्ची नहीं करनी पड़ेगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसको ज्यादा ध्यान से पढ़कर चलेंगे, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो जनरली आप लोगों के यूकैरियोटिक से पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे गए हैं। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करती हूँ किस चीज के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आप लोगों के प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कोई भी केंद्रक नहीं होता, कोई केंद्रक नहीं। बस अपने दिल और दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और कोई भी कोशिका अंग नहीं है। लेकिन इनके पास राइबोसोम तो होता है भाई, इनके पास क्या होता है आप लोगों का, राइबोसोम। ये किस चीज में मदद करता है, ये मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में। तो यानी इनके अंदर भी तो भैया प्रोटीन बन रहा होगा ना, बस बेचारों के पास न्यूक्लियस ही तो नहीं है, बाकी तो सारे अंग उनके काम कर रहे हैं। ऐसा आप इतना जुल्म नहीं कर सकते ना उनके साथ कि उनके बेचारों के प्रोटीन भी बंद कर दो, नहीं। प्रोटीन तो फॉर्मेशन हर किसी के अंदर होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक का सीधा सीधा से हिसाब है, इसका सारा देखिए जेनेटिक मटेरियल कितने भद्दे तरीके से इसमें प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनका जेनेटिक मटेरियल बहुत ही वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में, यानी बहुत ही अच्छे से संरक्षित होता है। किसमें, आपकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के जस्ट भीतर। इसमें तो ऐसे ही पड़ा है बेकार, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने अलग करा था कि भैया दूसरी सेल पे तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो बहुत कायदे से, इनका कायदे से क्यों नहीं है। तो इसी बेसिस पे हमने इन दोनों चीजों को अलग करा है। चलिए अब बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे मैं साइड हटती हूँ सामने से। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी यहाँ पर किस चीज के बारे में, आपसे बात की जाएगी कि अब सेल के अंदर का हिसाब क्या होता है। अब हम धीरे धीरे आपको सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे कि सेल के अंदर क्या होता है, कि हमने क्यों सेलों को अलग करा है, क्या हमारा कारण था, क्या हमारा मकसद था। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो ये होता है आपका सेल के भीतर, कलर दूसरा लेते हैं हम अभी। सेल के जो भीतर होता है वो होता है आप लोगों का साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, ये आपका एक मटेरियल होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट। कैसा होगा आप लोगों का, लिक्विड। नेक्स्ट मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी किस चीज के बारे में, सेल वॉल के बारे में। देखिए ये सेल वॉल लिखा हुआ है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज होने वाली है, मैं बताती हूँ क्या। आप लोगों से बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के आधार पर आपको प्राणियों को अलग अलग करना है। अब आप सोचिएगा जैसे जैसे बायोलॉजी का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ना, तो आपके क्वेश्चंस भी थोड़े वैरायटी वाले हो जाएंगे, मतलब वो बेकार क्वेश्चंस नहीं होंगे। जैसे हमेशा आईएएस पीसीएस के पेपर में पूछा जाता है ना कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो बिल्कुल सेल में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत वाहियात है, हमेशा ये नहीं पूछ सकते ना वो लोग बेचारे। तो अब यहाँ पर आप लोगों से कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। वो नई टाइप के क्वेश्चंस हैं कि सेल वॉल किस किस में उपस्थित होती है। तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, इन सब में होती है। ये होता है आप लोगों का शैवाल, ये कवक, बैक्टीरिया को आप जानते हैं।
जंतु कोशिका में नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। बेस्ट क्वेश्चन। और ये आप जिंदगी भर याद रखिएगा कि सेल वॉल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये चीज आप भूले तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे, इसलिए वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एनिमल सेल डोंट हैव सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है। आप एक बार जरा पौधों को छूकर देखना और खुद को छूकर देखना, अंतर समझ आ जाएगा आपको। पौधे थोड़े से हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आप अपनी स्किन को टच करिएगा, पौधों को टच करिएगा, आपको अंतर समझ आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कोशिका झिल्ली की बात करूं तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल। सब में होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे और बहुत ही तरीके से ध्यान रखेंगे कि ये तो सभी में उपस्थित होते हैं और ये प्लांट सेल के अलावा सब, एनिमल सेल के अलावा सब में प्रेजेंट होते हैं। डन बात है। फटाफट प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी जल्दी से मैं आपको ऑर्गेनलीज भी पढ़ा देती हूँ कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछने के लिए आता है। चलें, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी, ये आपके कोशिका अंग यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये आपके कोशिका अंग यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहूँ कि मैं ये क्या पढ़ाने जा रही हूँ, तो हम यूकैरियोटिक के कोशिका अंग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं है। हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा पहला यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और ये नाम से आप लोग बहुत ही बढ़िया से वाकिफ होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल बोले तो भाई ऊर्जा घर। अब इसको ऊर्जा घर बोला है तो कुछ तो खास कर ही रहा होगा, ऐसे फिजूल में थोड़ी नाम रख दिया है। तो आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी 24 घंटे में बनती है, या जब तक आप पैदा होने से मरते हो, मरने तक जितनी भी आपकी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है आपकी बॉडी में, आपका मतलब यूकैरियोटिक्स की बॉडी में, यूकैरियोटिक्स में आप समझ ही गए ऐसे जानवर जो हायर सेलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हो, जैसे कि हम प्लांट्स, ये सारे के सारे आपके यूकैरियोटिक्स में आते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन करने का कार्य किसका होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपकी दो परत होती है, यानी डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, पूछने के लिए आ सकता है। डबल मेम्ब्रेन, साथ ही में इसके पास इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, जिस वजह से इसको हमने सेमी ऑटोनोमस का भी नाम दिया है। ऐसे वो सभी चीजें जिनके पास खुद का डीएनए होता है उनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आज टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डियर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट फाइन। इसके पास इसका खुद का डीएनए भी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला है क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन करने में मदद करता है। क्या करता है? इट हेल्प्स इन एटीपी प्रोडक्शन। और ये एटीपी क्या है? एटीपी आप लोगों की एनर्जी है। एटीपी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एटीपी है आप लोगों की एनर्जी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे जितने भी क्लास में उपस्थित स्टूडेंट्स हैं। और एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और ये है आपका और हमारा सबका प्यारा राइबोसोम, है ना। अभी बताया था मैंने राइबोसोम किस चीज में मदद करता है। इसे हमारी बॉडी की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। इसे हमारी बॉडी की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि ये किस चीज में मदद करता है? हेल्प्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन, हेल्प्स टू सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है।
ये प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। और राइबोसोम आपका चाहे आपका प्रोकैरियोटिक हो चाहे आपका यूकैरियोटिक, दोनों में उपस्थित होता है। तो मैं लिख देती हूँ प्रोकैरियोटी में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है और आप लोगों के यूकैरियोटी में भी होता है। आप लोगों से कभी कभी इसका वजन पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका कितना वजन होता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूंगी तो ये 70s का होगा प्रोकैरियोटिक में इसका वजन, और यूकैरियोटिक में कितने का होगा, 80s का। जैसे हम लोगों का वजन होता है 50, 60, 70, उसी हिसाब से आपके राइबोसोम का वजन होता है। प्रोकैरियोटिक्स की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो 70s फॉर प्रोकैरियोटिक और 80 होता है यूकैरियोटी में। ठीक है दोस्तों, तो आपकी बॉडी में जितना भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा होगा सब राइबोसोम की मदद से हो रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा लग नहीं रहा है, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी, और वरना हैंड टू हैंड आप लोग मेरे साथ लिख कर चला करो। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी यहाँ पर किस चीज के बारे में, ये है आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER बोलते हैं। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस चीज में मदद करता है, तो भैया ये बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करता है। ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आप लोगों का रफ और एक होता है आप लोगों का स्मूथ। अगर मैं आप लोगों से रफ की बात करूं तो रफ को हिंदी में बोलेंगे दिस इज चिकना एंड दिस इज खुदरा। जो आपका चिकना वाला होता है वो मदद करता है किस चीज में, लिपिड प्रोडक्शन में, यानी आप लोगों का फैट एंड लिपिड प्रोडक्शन में मदद करता है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं रफ, तो ये वही है जो आपके राइबोसोम का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, राइबोसोम के निर्माण करने में मदद करेगा। और ये आगे चलकर क्या बनाएंगे, ये आगे चलकर आप लोगों की प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो आप यहाँ पर दो चीज समझे हैं कि जो आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हमने दो टुकड़ों में बांटा है। दो टुकड़ों में बांटने के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रफ किस चीज में मदद करेगा, राइबोसोम निर्माण में, जो आगे चलकर प्रोटीन निर्माण करेंगे। साथ ही में जो आपके स्मूथ वाले हैं वो लिपिड फॉर्मेशन, यानी आपके शरीर में जितना भी फैट फॉर्मेशन होता है उस चीज में मदद करते हैं। मैं समझ पा रही हूँ कि चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको बोरियत फील हो रही हो तो भैया बोर हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जिसने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सभी के सभी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। और मैं साइड हट जाती हूँ, बस एक दो ऑर्गेनली हो रहे हैं फिर आपका चैप्टर ओवर है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट है आप लोगों का गोल्जी एपरेटस। तो देखिए गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी, इसे आपके शरीर का पोस्टमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके शरीर का पोस्टमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका वैसे तो कोई खास काम नहीं होता, ये आपके मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, यानी चीजों का आदान प्रदान, या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यानी आपके शरीर में जितनी भी मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स का मतलब फैट, प्रोटीन, विटामिन, या विटामिन तो मैं गलत कह रही हूँ, जितना भी आपका फैट है या प्रोटीन प्रोडक्शन हो रहा है तो बॉडी में इधर से उधर ले जाने का कार्य किसका है, आपका गोल्जी बॉडीज का है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन करता है, आपका एक जगह से दूसरी जगह चीजें ले जाने का कार्य कौन करता है, आप लोगों का गोल्जी बॉडीज करती है। इसको पोस्टमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं। इधर आपको मान लो 4 ऑर्गेनली दे दी, इधर उनके सब नेम दे दिए। सब नेम का मतलब जैसे हमने इसको पोस्टमैन बोला है, राइबोसोम को हमने प्रोटीन फैक्ट्री बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर मैचिंग में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इनकी डीप नॉलेज नहीं है तो आप गलती कर सकते हैं। चले नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में। तो नेक्स्ट है भैया ये आपका लवक, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है, केवल पौधों में, हमारे अंदर नहीं होता, वरना हम भी हरे रंग के होते भाई, ओनली प्लांट्स। ठीक है, ओनली प्लांट्स।
तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कभी कभी तो ये किस चीज़ में मदद करता है, देखिए इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। आप लोगों ने जितने भी रंग बिरंगे फ्लावर्स देखे हों, दैट इज ड्यू टू लवक। जनरली आपके पौधों का चाहे हरा रंग हो, चाहे वो बहुत सारे कलर हों, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, आप लोगों के प्लास्टिक पे डिपेंड करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपके प्लांट्स में जितना भी फूड स्टोरेज होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी आप लोगों के प्लास्टिक पे डिपेंड करता है। और अगर प्लास्टिक को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के दिखाई देगा, जनरली आपका ग्रीन कलर का। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ना तो कभी पूछे गए हैं, पूछे जाने की थोड़ी कम संभावना होती है। बस इतना ध्यान रखना, ये आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो मदद करता है किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जहां से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि सबको पता होते हैं। और आयोग इतना मूर्ख नहीं बैठा है, या आपके पेपर डिजाइन करने वाला एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि आपसे पूछेगा बताओ प्लास्टिड क्या होता है, और आप फटाफट टिक करके आ जाओगे पौधों को हरा रंग देने वाला। कुछ नहीं होता ऐसा। तो जो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पता है कहाँ तक स्क्रीनशॉट इकट्ठे करोगे आप, इससे अच्छा तो आप लिखना स्टार्ट कर लो। और ये था फाइनली, अब मैं आपका चैप्टर ओवर करने जा रही हूँ। तो फाइनली एक बार रिव्यू दे रही हूँ मैं आपको किस चीज़ का, आपका एनिमल सेल का और आपका प्लांट सेल का। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैसे तो सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, कुछ चीज़ों का अंतर होता है। वो कुछ चीज़ें क्या है कि भैया, एक तो इनके पास सेल वॉल है, दूसरा इनके पास आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोले तो हरित लवक। ठीक है, जो कि इन बेचारों के पास नहीं होता, इनके पास होता है। इनके पास आप लोगों का वैक्यूल और होता है, थोड़ा सा बड़े साइज का, जो स्टोरेज में मदद करता है। किस चीज में मदद करता है, स्टोरेज में मदद करता है, चीजों को स्टोर करता है प्लांट बॉडी के अंदर। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं कि दोनों के दोनों यूकैरियोटी तो हैं। यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी का अंतर आपको अच्छे से पता लग गया है। जिनके पास बहुत सारे कोशिका अंग होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वो यूकैरियोटी होते हैं। और यूकैरियोटी को भी फर्दर हमने दो टुकड़ों में बांट दिया था, एनिमल में और प्लांट में, क्योंकि ये देखा गया था कि दोनों की डिजाइनिंग में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। उसके पास सेल वॉल भी है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, उसके पास वैक्यूल भी है। इधर तो ये सब है ही नहीं था। इसी वजह से जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं उनको प्लांट्स कैटेगरी में डाल देते हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती उनको हम एनिमल कैटेगरीज में डाल देते हैं। सो ये था आपका बहुत ही अच्छा सा चैप्टर। बहुत जल्दी मैं इससे रिलेटेड जितनी भी PYQ आए हुए हैं या जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और कोई भी सजेशन हो तो ऑफलाइन बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और जब जब थ्योरी क्लासेस चलेंगी मैं बिल्कुल भी आप लोगों से बातें नहीं करूँगी, क्योंकि एक फ्लो टूट जाता है पढ़ाने का, आपका भी और हमारा भी। आप पढ़ेंगे, बातें करने में लग जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। और थर्ड चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं जितना भी आप लोगों को लिखवा रही हूँ, आप प्लीज़ नोट्स मेंटेन करके चलिए, और हो सकता है तो थोड़ा रफली डायग्राम भी बनाकर चलिए, क्योंकि जैसे मैंने ये चीज़ लिखी है इधर, तो आप ये सारी की सारी चीज़ें एक डायग्राम बनाकर लिख सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक रफ डायग्राम जो आपको आपके हिसाब से ठीक लगे। और बाकी जितने क्लास में नए स्टूडेंट्स आते हैं सभी को क्या करना है, सभी को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स होते चले जाएंगे, फिर हम एक फाइनल रिवीजन करके चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के। सो थैंक यू सो मच, नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू।